जनता गरीब के लिए स्कूल पूरा नंद और विद्यालय है और वहाँ सब और 3-4 बच्चा वो बच्चा क्या करेंगे और सर क्या होता है बच्चा सब कि सर क्या करेगा हम लोग सारे पीरियड कैसे बनाएंगे। तो एक ऐसी व्यक्ति का इनकाउंटर कर देना जो पिछले 4 बार प्रयास किया है चुनाव लड़ने का और उनको काफी सारे लोगों ने सम्मानजनक वोट भी किया है। तो हम बोले कि सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं या कुछ दिन का मोहलत हमको दे दीजिए, जितना हो जल्दी हो सके उतना जल्दी हम उसका सिलेंडर करवा देंगे। तो इतनी रात को अगर आप कुख्यात अपराधी कह रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि इसमें गैंगस्टर कह रहे हैं, तो रात को ले जाने का क्या तुक बनता है? इनका नाम रिक्वेस्ट करते हैं जैसे भी हो हमको ये कर दीजिए। हत्या करने के बाद इन लोगों ने एनकाउंटर शो किया है। अगर नहीं होता हत्या तो उनके शरीर पे जला हुआ निशान नहीं होता। और ये सरकार को घेरना तय है और हम लोग घेरेंगे, पूरी जनता घेरेगी और इस बार बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल से धन्यवाद। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन उद्देश्य है कि आप पिछले दिनों देखे हैं कि सूर्य नारायण हांसदा की इनकाउंटर कर दी गई है। अब वो हत्या है या इनकाउंटर है, इस पे हम बात करेंगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारे बीच हमारे जेएलके के साथी अमित मंडल हैं और हमारी गुमला की प्रत्याशी निशा भगत हैं और ये हमारे सूर्य नारायण हांसदा जो क्रांतिकारी आंदोलनकारी हैं उनकी पत्नी हैं और ये उनकी माँ है। तो कर देते हैं कि कौन थे सूर्य नारायण हांसदा, उसके बाद उनकी पत्नी भी आपके बीच में तमाम ये सारी चीजें हैं, वो कितना ट्रस्ट चलाते थे, उन्होंने क्या क्या समाज को योगदान दिया है, वो सारी बातों को हम आपके बीच रखेंगे। तो सूर्य नारायण हांसदा जी का पिछले दिनों इनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाया और मीडिया को परोस दिया कि उनकी हत्या कर दी गई, इनकाउंटर कर दी गई। पुलिस उनको 10 तारीख के दिन सुबह में गिरफ्तार करती है, शाम को गिरफ्तार करती है 5 बजे। उसके बाद उनको वहां से, जहां घटना स्थल है, जहां उनको गिरफ्तार किया गया है, वहां से उनको लगभग 110 किलोमीटर के दूरी पे ले जाके उनका इनकाउंटर करती है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये गोड्डा की प्रशासन व्यवस्था जो है, वहाँ के जो एसपी हैं, वहाँ के जो डीएसपी हैं, उन्होंने अपने पीसी में समक्ष मीडिया के रखा है कि हमने उनको देवघर के एक छोटे से जिले से छोटे से पदाधिकारियों ने उनको अरेस्ट किया, यानी कि लगभग 2-4 पदाधिकारी ने उनको अरेस्ट किया। सूर्य नारायण हांसदा जी कई गंभीर बीमारी से तत्काल ग्रसित थे, जैसे कि उनको टाइफाइड था, उनको पेचिस भी पड़ा हुआ था, यानी कि वो काफी तरह से कमजोर थे और उनको वहां देवघर से गिरफ्तार करके उसके अगले दिन रात्रि 1 बजे उनका इनकाउंटर ललमटिया में किया जाता है। ये अपने आप में खुद एसपी साहब इस सवाल को खड़ा कर दिए हैं और इस सवाल को हम लोग पूरे जेएलके के जितने साथी हैं सब लोग पूछ रहे हैं, प्रशासन से भी और झारखंडियों से भी, कि क्यों एक ऐसे व्यक्ति का गिरफ्तार होता है जो वहां लगभग 300 से 500 बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं, कई एक ट्रस्ट चलाते हैं और वो सारे बच्चे आज उनकी जो हत्या होने के बाद उनको बॉडी सौंपी गई, उस बॉडी के समक्ष बैठ के रो रहे हैं, वहां के पूरा ग्रामीण रो रहा है। तो एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करके, जबकि उनके नाम से कई एक केस थे, पीसीएल द्वारा, अडानी द्वारा कई एक केस थे और उस केस में उनको लगभग सभी केसों में बेल मिल चुका था। 2 मात्र ऐसे केस थे जिसपे अनुसंधान किया जा रहा है, यानी कि कोई भी ऐसा केस नहीं था जिनमें उनको अरेस्टिंग के लिए कुछ था। प्रशासन लगातार उनके माँ पे, उनकी पत्नी पे दबाव बना रही थी कि आप हमें उनका पता बताइए, आप हमें उनका पता बताइए, नहीं तो हम लोग इनकाउंटर कर देंगे, आप सरेंडर करवाइए। उनकी माँ, उनकी पत्नी ने यह स्पष्ट किया प्रशासन को कि हम जल्द ही आपके समक्ष सूर्य नारायण हांसदा जी को पेश कर देंगे। लेकिन उसके बाद जब गिरफ्तारी होने के बाद भी उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है दूसरे जगह पे ले जाके, यही एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब हम लोग प्रशासन से भी मांग रहे हैं और इस अगुआ सरकार से भी मांग रहे हैं कि क्यों एक व्यक्ति को जो समाज सेवी है, जिन्होंने 4 चुनाव को लड़ा, एक बार जेएमएम से चुनाव लड़ा, जेबीएम से चुनाव लड़ा, फिर बीजेपी से चुनाव लड़ा, बीजेपी में उनको लगभग 50,000 मत भी मिले, 75,000 मत मिले। उसके बाद फिर उन्होंने जब बीजेपी से प्रयास किया तो उनको टिकट नहीं मिला, तो इस बार अंतिम बार उन्होंने हमारी पार्टी से चुनाव लड़ा, यानी कि जेएलके से चुनाव लड़ा और इस जेएलके से चुनाव लड़ने के बाद उनको सम्मानजनक मत प्राप्त हुए।
तो एक ऐसी व्यक्ति का इनकाउंटर कर देना जो पिछले 4 बार प्रयास किया है चुनाव लड़ने का, और उनको काफी सारे लोगों ने सम्मानजनक वोट भी किया है, वैसे लोगों का सवाल है इस मीडिया के माध्यम से, प्रशासन से, सरकार से कि क्यों उनकी इनकाउंटर की गई। बाकी हमारे साथ निशा भगत जी भी हैं जो हमारी गुमला के प्रत्याशी, वो भी अपनी बात को रखेंगे। निशा जी बात रखिए अपनी। चूंकि एक सेकंड सबसे पहले तमाम मीडिया के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको मेरी तरफ से जोहार। आज इस दुख के विषय में, चूंकि पूरा झारखंड जो है, जो 5th शेड्यूल के तहत जो झारखंड आता है, लगातार संघर्ष कर रहा है, चाहे झारखंड अलग होने के बाद या उससे पहले। हमारे कई ऐसे वीर शहीद हमारे झारखंड को अलग करने के लिए शहीद हो गए। ऐसे में आज भी हमारा झारखंड बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, आज भी हमारा क्षेत्र में विकास नहीं होता है। आज हम जिनके साथ बैठे हुए हैं, उनके पुत्र को, उनके पति को एनकाउंटर कर दिया जाता है। वो व्यक्ति जो समाज के परिप्रेक्ष्य में 2013 से, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि 2013 से सामाजिक कार्यों में लगातार अपने क्षेत्र के विकास के लिए, स्कूल के लिए, शिक्षा व्यवस्था अच्छे तरीके से हो पाए इसलिए सरकार से मांग करते रहे, लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छे से मिल सके इसलिए वो लगातार मांग करते रहे कि यहाँ अच्छी चिकित्सा व्यवस्था के लिए हॉस्पिटल का निर्माण किया जाए। यहाँ जितनी भी समस्याएं उनके क्षेत्र में रही हैं, लगातार वो आवाज उठाते रहे। जब वो क्षेत्र में लगातार बने रहे तो ऐसा कौन सा उन्होंने कांड किया, या फिर अगर एक सवाल देखा जाए तो अगर जो हमारे पूर्व सीएम थे, जिनको जानता है पूरा झारखंड, जो अब स्वर्गवासी हो चुके हैं, शिबू सोरेन जी के पास भी ऐसे अनगिनत फर्जी केसेस रहे होंगे। मैं उनकी बहन का इंटरव्यू देख रही थी। उनकी बहन ने कहा कि पुलिस से छुपते छापते, कभी जंगल में वो भागते थे, कहीं अपने आप को बचाने के लिए किसी दूसरे के घर में छुपते थे। तो हर एक ऐसा क्रांतिकारी और आंदोलनकारी हमारे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कई ऐसे लोग उभरे हैं जो अपने हक और अधिकार की मांग को लगातार लड़ते रहे हैं और उनके ऊपर फर्जी केसेस लगातार होते रहे। और इसका साक्षात प्रमाण आपने देखा होगा कि अभी हमारे दिशम गुरु जी नहीं रहे, कई हजारों की भीड़ हमारी जो उनको नमन करने के लिए गई। लेकिन ये मूल्य को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वर्तमान में हेमंत सोरेन जी भी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं और लगातार आदिवासी विरोधी कार्य कर रहे हैं। आदिवासियों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पंकज मिश्रा का नाम आ रहा है और ये पंकज मिश्रा जो लगातार अपने गतिविधियों से, कुकर्मों से वो प्रचलित रहे हैं अपने झारखंड में। आप लोगों को याद होगा, सारी मीडिया ने प्रखरता से दिखाया था 4 साल पहले 3 मई को रूपा तिर्की की हत्या हो जाती है और उस समय भी इतना बवाल हुआ था कि उनको न्याय दिलाने के लिए, लेकिन ऐसी उनके पीछे क्या ताकत छुपी हुई थी कि पंकज मिश्रा बच गए। अभी भी ये प्रकरण दिख रहा है। जिस तरीके से 2 महीने पहले का स्टेटमेंट है कि जितने भी क्षेत्र में जो ज्यादा बोलेगा, जो एक्टिविटीज क्रिमिनल्स की होगी या फिर कोई ऐसा एक्टिविटीज करे जो सरकार के खिलाफ हो, तो उनकी हत्या हो जाएगी। तो क्या मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से, पंकज मिश्रा क्या एसपी है? पंकज मिश्रा क्या वो थानेदार है? पंकज मिश्रा क्या प्रशासन का कोई ऐसा नुमाइंदा है जो कि वो जवाबदेही हो सकता है? लेकिन इस झारखंड राज्य का जब से हेमंत सोरेन जी हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, ना स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे ग्रामीणों को मिल रही है, ना शिक्षा की व्यवस्था मिल रही है। आज भी कई क्षेत्रों में जाइएगा तो गांव में पुल नहीं है, अच्छा पानी पीने के लिए पानी नहीं है। ये जो शहर आप देख रहे हैं, ये चकाचौंध जो दिख रहा है, ये इसकी परिकल्पना हमारे झारखंड के शहीदों ने नहीं किया था। हमारे ग्रामीण में
हमारे ग्रामीणों को जो समस्याएं हो रही हैं, आज हमें ये महसूस हो रहा है कि हमें ग्राम सभा क्यों पारित नहीं करने दिया गया, पेशा कानून क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। तो ये जो हमारे झारखंड में जो हमारे हांसदा भाई जो अब स्वर्गवासी हो गए हैं, दुख की बात है, चिंता का विषय है कि अगर उठाया गया, उनको पूछताछ किया गया, उनके हाथ जब हथकड़ी से बंधे हुए थे तो उन्होंने जब लूटपाट भी किया, चलिए आपने हथियार भी लूट लिया, तो गोली अगर भागता है तो कहाँ लगता है? गोली लगता है पीठ में। एक भी पीठ में गोली नहीं लगी है, जिससे पूरा स्पष्ट पता चलता है कि प्रशासनिक पदाधिकारी जितने भी लोग हैं आज गुंडे प्रवृत्ति के हो गए हैं और आज हमारे झारखंड के मूलवासी और आदिवासियों के ऊपर लगातार प्रहार कर रहे हैं। आज हमारा आदिवासी और मूलवासी जल जंगल जमीन और बुनियादी सुविधाओं के लिए लड़ रहा है, उसी तरह से हमारे हांसदा भाई भी लगातार अपने क्षेत्र के लिए लड़े। क्या हेमंत सोरेन जी उन 200-300 बच्चों को क्या गोद लेंगे? क्या हेमंत सोरेन जी उनकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या उन्होंने अपना बाप खोया तो इतना पूरा समाज के सामने उन्होंने कहा और उनका दुख को भी हमारे पूरे समाज के लोगों ने, सभी बिरादरी के लोगों ने दुख और दर्द को प्रकट करने के लिए नेमरा पहुंचे। आप नेमरा गांव ही देख लीजिए ना, वहां सड़कें नहीं थी। इतने टर्म से वो मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी रहे, झारखंड आंदोलनकारी रहे, लेकिन वहां की सड़कें नहीं है। उनके जाने के बाद आज हेलीकॉप्टर वहां उतर रहा है, हेलीपैड बनाया जा रहा है। ये दुर्भाग्य का विषय है। पूरे देश को जानना चाहिए कि ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये जो राज्य है, हमारे झारखंडियों को जो शोषित और वंचित बनाया जा रहा है, तो यही सरकार है, यही अबुआ सरकार है, यही बबुआ सरकार है, यही हेमंत सोरेन की सरकार है, जो कि सिर्फ बाहरियों का यहाँ पे रुतबा है, यहाँ बाहरियों का दबदबा है। चाहे वो प्रशासनिक पदाधिकारियों की बात की जाए, जो यहाँ कोयले व्यापारी की बात की जाए, चाहे यहाँ के इतने अंडरवर्ल्ड डॉन सब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ पे ऐसे माफियाज दिखाई दे रहे हैं जैसे एनकाउंटर किया गया था अमन साहू जी का। ऐसे कई बाहरी लोग जो यहाँ पे तांडव मचाए हुए हैं, अपने जान का यहाँ पे लोगों को लाला पड़ा हुआ है, यहाँ के लोग त्रस्त हैं, उनको एनकाउंटर ना करके यहाँ के जिनविन मुद्दों के पे जो बात करने वाले लोग हैं, चाहे अगला टारगेट हो सकता है कि मैं, अगला टारगेट हो सकता है कि हमारे भाई हो, जो लोग भी इस समस्या को उजागर कर रहे हैं, जो भी हक अधिकार की बात कर रहे हैं, लगातार हेमंत सोरेन जी के गुंडों के द्वारा, ये प्रशासनिक गुंडों के द्वारा उनको दबाया जा रहा है, फर्जी केसेस किया जा रहा है, फर्जी एनकाउंटर किया जा रहा है। और ये तो दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे झारखंडी भाइयों को और बहनों को, हमारे लोगों को डराया भी जा रहा है कि जो भी आवाज उठाएगा उसकी यही दुर्गति होगी। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सभी झारखंड वासियों को, चाहे वो आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, सबको एक कहना चाहती हूँ, एक गुलगुलान कीजिए, क्योंकि एक हमारा एक ही विधायक है, 81 में एक भारी है, टाइगर जयराम महतो जी। माननीय विधायक जी का ये जो पहल है एक सराहनीय है और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में एक नया गुलान लेके आएगा। और ऐसे ऐसे फर्जी इनकाउंटर कराने वाले जो हत्यारे हैं, जिसको कहा जाए कि ये हत्या जो हुई है, ये एनकाउंटर नहीं, ये हत्या हुई है। हत्या करने के बाद इन लोगों ने एनकाउंटर शो किया है। अगर नहीं होता हत्या तो उनके शरीर पे जला हुआ निशान नहीं होता। या तो सामने देख लीजिए, चाहे पीछे में देख लीजिए। मुझे लगता है मुझे दिखाना चाहिए आप लोगों को किस तरीके से उनको बुरी तरीके से जला दिया गया। मुझे लगता है कि जांच होगी सही से तो इनकी हत्या हुई है, उसके बाद ही इन लोगों ने एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर किया है। अगर एनकाउंटर करना होता तो 2013 से समाज सेवी रहे हैं, क्यों नहीं ये मामला उठाया गया? जब 2 केसेस ही बच गए थे, अनुसंधान में चल रहा था, तो ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई? पंकज मिश्रा को क्या ऐसा दर्द पड़ा हुआ था कि उनकी हत्या कराने पे उतर गए? और ये जो देख लीजिए, आप सभी देखिए, आप एकदम गौर से दिखाइएगा कि ये जो हत्या का जो पूरा निशान है, आपके कुछ मीडिया कर्मियों ने दिखाया, प्रखरता से दिखाया। इसके बाद देखिए करंट लगाया गया, पीछे में एक भी गोली नहीं मारा गया है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक भी गोली नहीं मारी गई है। कोई भी अगर भागता है तो पीछे से गोली मारा जाता है या कोई वार किया जाता है। आप देखिएगा, पूरी तरीके से देखिए किस तरीके से उनके शरीर पे घाव का निशान है, लेकिन गोली का निशान नहीं। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि प्रशासन पदाधिकारी आज के डेट में सबसे बड़े क्रिमिनल यही है। आदरणीय यही मेरा कहना है, जिस तरह
सुखिया जी ने 2009 से चुनाव लड़ा, इसके बाद बहुआ मंडी आया, फिर 19 में अपना पैसा हजार लगातार ना लड़ते रहा। इसके बाद क्या हुआ, आपकी बार जो है 25 में आगे बढ़ गया, वो भी नहीं हो रहा, उसको नहीं मिला तो आप बाद में तो वो कहाँ करते इनका, उनका घोषित कर रहा है कि आतंकवाद है, ये है वो है। पूरी जनता का समस्या है, जब से उठाया तो वहाँ का रुझान भी नहीं कुछ दिखा देता है, तो पुलिस वाले को गुमराह करके रखते हैं, ये ठीक नहीं, वो नहीं ठीक। तो वजह ऐसा घटना घटी है 27 तारीख को वहाँ विद्यालय में कुछ बम काट हुआ। 27 तारीख को मेरे अपना घर में था, छोटी बच्चा बर्थडे था, तब उधर रहा 28-29 तरह से हमको बड़ा वो कॉल करते हैं, जैसे तुम्हारे खाना का प्रथम कुमार सिंह को बड़ा वो हमको कॉल करते हैं, कहते कहाँ है तो बड़ा वो सुनिए, जैसे 27 तारीख को हमने यहाँ दिया हुआ बर्थडे हुआ, 28 का बड़ी उठी का तरफ खड़ा हो गया, दोनों मेरे जगह फुट अब नहीं आए हैं, रोड छोड़ के गए बड़ा तो निकल गए। इसके बाद क्या करने लगा, हमको लगा थाना से बड़ा पे थाना ये थे छोटे था होते वहाँ सॉल्व हुआ, ठीक है। फिर रात को आया घर, बाहर गाड़ी खड़ा करके और दे रहा है क्या तो बुलाओ यहाँ बैठिए, बुलाओ अमर घर फोन करते हैं, अब आपको बोले कि नहीं है बेटा क्या करेगा हो गया। इसके बाद 9 तारीख आते हैं घर हो जाता, आते हैं तो वहाँ जाकर भूसा और वहाँ मेरा दूध तोड़ दिया, आलू पैसे तोड़ दिया, आलू जब वहाँ से निकला तो उनका जब अनाथ गाली हो जाती है, बहुत खराब हो गया, बैठा बैठा ये है वो बेटा हम ये बड़ा हो बोला बड़ा हो, हम वो समझ के बोले जो प्रतिष्ठा है मैं समझ कि हम अनाथ गाली तो बहुत गाली बोले खराब मत सौ निकाला। दूसरा 10 तारीख को थोड़े हम पता कर देखिए प्रश्न आने का बना नहीं आ सकते जा सकते हैं, लेकिन सब सकते हैं, लेकिन ऐसा गाली नहीं है कोई सपा राज्य तो 11 तारीख हुए आते हैं यहाँ, आपको क्या बोलते हैं चाची अब भगवान करने के लिए हाँ जय बताया अब हरी बोलता ठीक है हमको थाना ले जेल थाना ले गया वहाँ आदमी जैसे हम पहुँचे हाँ सारा जमा होने के बाद क्या लिखा नहीं की अवस्था था आप दिखाए क्या के लिए पढ़ने का दीजिए क्या नहीं है यही बेहतर करना हो जब देना मंजूर है, लेकिन ये तो उतर गया और ये तो हो सकता है आपका बेटा कांड करता है नहीं कर सकता, ये सब चीजें काम हो सकता तो इससे 70 मन रुपया क्या करके खड़े होते हैं आप नहीं खोला नहीं खाना आगे दिया रास्ता में हम करके नहीं जाना ये जल जाना होगा हाँ ये जल प्यार है, लेकिन आप क्या भी मैंने चीज करवा लीजिए और उसके बाद वहाँ इसी लेकर हमको उसी ये लोग 5 बजे तो वहाँ हमको 9 तारीख रात को पुलिस रोड खोल पैसा मिलता है हम लेके हमको खाना खाना वाली को लड़की बड़ा बेटा नहीं रहती है नहीं डरेगी डरेगी इसके ना होकर पत्रकार लगा के वहाँ से हमको जेल में ठीक है वहाँ इसके बाद जो बोलते हैं कि कहाँ आज बाल को खुलेगा खाए पीजिए 12 को ले लिया इतना पहले 12 को ले लिया इसके बाद हम वहाँ से निकले तो इनका वांट निकल गया वांट निकला तो हम सोचे यही आज से घर का दूध उनको पकड़ेगा ड्यूटी जाती है इसको दंडक करके भेज दो तो जज बोला लेकिन दूसरा इंसान आदमी है अपना बहू को यहाँ से निकल अच्छा आदमी है वो सब समस्या है
यहाँ का इतना जनता के लिए उतना जरूरी हो रहा काम उसके और जनता गरीब के लिए स्कूल पूरा नंद औषध विद्यालय है और वहाँ सब और 3-4 बच्चा वो बच्चा क्या करेंगे औसत इतना रोता है बच्चा सब इतना क्या करेंगे हम लोग सारे पीरियड कैसे नाम में रिक्वेस्ट करते हैं जैसे भी हो हमको ये कर दीजिए वो बताएंगे कि उनका कौन कौन सा ट्रस्ट चल रहा था स्कूल, वो अगर इतने अच्छे ट्रस्टी थे, अगर समाज सेवी थे, तो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने के बाद इन लोगों ने अगर पूछताछ करनी थी तो पूछताछ करते, जेल भेजना था जेल भेज देते, लेकिन एनकाउंटर ये कहीं से शोभनीय नहीं था। तो हमारा जो मांग है सीबीआई जांच करने का और जो दोषी हैं उनको उनके ऊपर कार्रवाई होने का। आप देख लीजिए, आप बता दीजिए। ये सुयांस्ता 2022 से एक ट्रस्ट के माध्यम से एक स्कूल खोले थे। उस स्कूल में कम से कम 300 बच्चे थे, सबको निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उस बच्चे का जिम्मेदारी तो कोई नहीं मिला। प्रशासन तो उसको अनाथ कर दिया, उतने बच्चे को 3 साल का भविष्य तो नहीं बना सकता है। तो उसका स्कूल अभी हम ही चलाएंगे और परिवार के सदस्य मारेंगे और भैया सब रहेंगे, सभी मिलकर हम लोग चलाएंगे। आगे कुछ दिन से प्रशासन हमको बहुत टॉर्चर कर रही थी, घर में भी दे रहे थे तो इसके बाद से हम बच्चे का रहने का पूरा 12 बजे जा करके 9 तारीख को पूरा रात 12 बजे जा करके पूरा उसको बच्चा को टॉर्चर किया। मेरी बड़ी बेटी 8.5 साल की, तो तब से बेटी रहने नहीं खोजती थी। तो वो बोले कि मम्मी अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। प्रशासन आकर के हम लोग को ऐसे बोलते हैं, रात में उठा देते हैं, हम लोग को डर लगता है तो हम बोले कि ठीक है। तो वो बोले कि मम्मी हम लोग अब क्वार्टर में रहेंगे। तो क्वार्टर हम लोग 1-1.5 महीने से रह रहे थे। उस दरमियान में 2 दिन मेरे पास गए थे, 4 तारीख और 5 तारीख को। तो 4 तारीख की नॉर्मल ही पूछताछ किए, लेकिन 5 तारीख को हमको पूरा ये करके मुझ तक पूछताछ कर रहे थे। तो हम बोले कि क्या बात है सर, इतना रात आए? तो बोला कि कहाँ सूर्यास्त था? तो हम बोले कि सूर्यास्त तो नहीं है यहाँ। बोला कि नहीं, 1 घंटा पहले का बात है, ये इस क्वार्टर में आए हैं। बोले कि सर नहीं आए। तो बोला कि कैसे अब यकीन कैसे कर सकते हैं कि वो नहीं आए? तो हम बोले कि सर छोटा सा क्वार्टर है, छुपने के लिए तो कोई जगह नहीं है, बगल में थाना है, वो नहीं पहुंच सकते। तो पूरा घर का तलाशी दिया तो उनको कुछ नहीं मिला। तो जाते वो बोला कि अगर सूर्यास्त पकड़ाएगा तो इसका इनकाउंटर कर देंगे। तो हम बोले कि सर ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हमको पता था इसका तबीयत खराब था बहुत ज्यादा। तो तबीयत ठीक होने के बाद हम सिलेंडर करवा देंगे। तो हम बोले कि सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं या कुछ दिन का मोहलत हमको दे दीजिए, जितना हो जल्दी हो सके उतना जल्दी हम उसका सिलेंडर करवा देंगे। तो बोला कि नहीं, हम लोग उसको नहीं छोड़ सकते, अगला कांड हो जाएगा। तो हम बोले कि सर ऐसा कुछ नहीं होगा, ना क्षेत्र में होगा ना बाहर में, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो बोले कि ऐसे है कि तो हम बोले कि सर 25 साल का रिश्ता है, वो क्या करते हैं नहीं करते हैं वो अच्छी तरह हमको पता है। और जितना दिन से जो हो गया 13 से 4 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं और अच्छा खासा वोट भी लाए। क्षेत्र में उसका बहुत अच्छा फील्ड जमा हुआ था। तो इसके बाद वो बाद में हम लोग सोचे क्यों ना हम लोग गरीब बच्चा के लिए एक स्कूल खोले। तो एक ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग खोल रहे थे, जो आपको पेपर हम दिखाते हैं। तो इस माध्यम से वो लगातार ऑफिस में बैठते थे और बच्चे सबको कभी कभी क्लास में पढ़ाते भी थे। उसके साथ बहुत तरह का ये है। इसके बाद जो तो संडे को हम लोग का लास्ट बात होता है 10 तारीख को 3 बजे हम लोग बात किए। तो वो बोला कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तो हम बोले क्या हुआ है? तो वो बोला कि हमको ना टाइफाइड हुआ है, टाइफाइड से बहुत ज्यादा कमजोरी हो जा रहा है। तो हम बोले कि ठीक है आपके पास पहुंचते। तो वो बोला कि आज बताइए बच्चा का तबीयत खराब है, आप बच्चा को संभालिए इस बार। तो इस दरमियान में हम बोले कि मम्मी को भेज देते हैं। तो बोला कि मम्मी को मत भेजिए, हम दूसरा जगह जाएंगे, इसके बाद आपको कॉल करके बता देंगे, फिर आप आ जाइएगा। तो बोले कि ठीक है। इसके बाद कुछ देर वेट करने के बाद फोन नहीं आने के बाद हम क्वार्टर चले गए। क्वार्टर चले जाने के बाद 6:30 बजे हम लोग पहुंच गए। तो इसके बाद 7 बजे मेरे पास कॉल आता है, जो स्कूल में वार्डन रहती है। तो वो कॉल किया कि चाची कि चाचा अरेस्ट हो गए। तो बोले कि नहीं ऐसा बात नहीं है। तो बोले कि घर में यही बात चल रहा है कि अरेस्ट हो गए। तो हम तुरंत माँ को कॉल किए। माँ को कॉल करने के बाद तो माँ से पूछे। तो बोले कि हाँ ऐसे। तो हमने किस जगह से? तो बोले कि मम्मी मोहनपुर अंतर्गत नवाडी जो बड़ी मम्मी है उसी घर से अरेस्ट हुआ। तो वो जगह हमको भी बताए थे। तो हम बोले कि चलिए कंफर्म हो या अरेस्ट हो गए थे तो उसके साथ पूछताछ होगा। तो हम बोले कि चलिए वीडियो कॉन्फ्रेंस कर देते हैं तो पत्रकार को हम लोग कॉल किए। तो हम बोले कि हम तो इस वक्त क्वार्टर है, ऐसा कीजिए आप लोग डकेता जाइए। तो मम्मी से वहाँ ये बातचीत करके हम लोग सोचे कि उसको पूछताछ करेगा और मंडे के रोज उसको कोर्ट में पेश करेगा। हम लोग का यही उम्मीद था। तो ऐसा नहीं हुआ। जहाँ से हम लोग को दूसरा कॉल आया
तो हम मतलब बोले कि मतलब चले, भैया को मतलब कुछ पता नहीं चल रहा था, तो हम बोले कि अपने हाथ से हमको खोजना है अभी। तो हम 9:30 बजे घर से निकले, ड्यूटी पे था और मतलब हमको इसको भी खोजना था। तो हम जैसे ही ललमटिया पहुंचे तो हम मेरा गाड़ी रोक दिया गया। तो बोला कि भाभी आप कहाँ जा रहे हो? तो बोले कि भैया कल अरेस्ट हुआ है, तो हम उसी को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। कि मतलब हमको नहीं लग रहा है कि हम गोड्डा की जाए कि साहिबगंज, मतलब दोनों जगह केस चल रहा था। तो हम सोचे कि पहले हमको गोड्डा के लिए निकलना है। तो उस दरमियान में बोला कि नहीं भाभी आप पहले भैया को ही खोजिए। तो उस दरमियान और एक आदमी आया, तो बोला कि भाभी मतलब कुछ सुनने में आया है गड़बड़। तो हम बोले क्या गड़बड़ है? तो बोला कि उधर में कुछ कांड हुआ है। तो बोले क्या कांड हुआ है? तो उस जगह में भैया का नाम बोल रहा है। तो क्या हम आप देखे हैं वहाँ पर? तो बोले कि वहाँ तो बहुत प्रशासन है, लेडीज भी है, ऑडियंस भी है, तो कोई मतलब वहाँ सटने नहीं दे रहा है कि बाहर पता चला भैया का। हमने जब तक उसका नहीं देखेंगे तब तक कैसे मान ले कि भैया है। उस वजह से हम बोले कि ठीक है और आगे चल जाते हैं। तो जाते जाते हम धनकुंडा गांव पहुंचे। धनकुंडा गांव पहुंच करके फिर से मेरा गाड़ी रोक दिया गया कि आगे कहाँ जा रहे हैं? तो हम बोले कि भाई ऐसे कुछ सुनने में आया है, वहाँ भैया का नाम बता रहा है। तो हाँ भाभी भैया का ही नाम बता रहा है। तो हम बोले कि आप देखे हैं मतलब? तो बोला वो भी नहीं देखे, बाहर में आ रहा है सुनने में कि भैया के साथ ही ऐसा हुआ है। तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तब वो वहाँ पर ही करके हम गाड़ी से उतर गए और मतलब मम्मी के लिए हम फोन किया और मम्मी को बोले कि मम्मी ऐसा बात चल रहा है कि आप यहाँ आ जाइए, हम इसी जगह में हैं। तो हम तो फिर बाइक लेकर के मतलब थोड़ा दूर गए अपनी बेटी के साथ में। तो वहाँ जाने के बाद हमको रोक दिया गया। तो बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं? प्रशासन तक कहाँ जा रहे हैं? तो हम बोले कि मतलब फंसी हुआ है, हमको वो जगह मतलब जाना है। तो बोले कि आप नहीं जा सकते। ये क्यों नहीं जा सकते? जब इसका नाम लिया जा रहा है तो हमको जाने दीजिए। तो नहीं आपका बच्चा का तबीयत खराब है, अगर बाहर मतलब वही निकले तो मतलब बच्चा का तबीयत खराब हो जाएगा, ऐसा कीजिए बच्चा को मतलब पहुंचा दीजिए घर, इसके बाद आप अकेले रहिए। बोले कि ठीक है। तो हम सोचे कि मतलब बच्चा को मतलब घर में छोड़ देते हैं, इसके बाद हम घटनास्थल पहुंचते। जब तक हम बच्चा अपना मायके में छोड़ते, वहाँ से मतलब बॉडी को उठा लिया गया था। मम्मी के सामने बहुत प्रयास किया मतलब देखने के लिए, लेकिन वहाँ उसको देखने भी नहीं दिया और हमको तो रिटेन पर ही मार दिया। तो उसके बाद हमको बोला कि मेन रोड में आप रहिए। कहाँ है? तो हम बोले कि मेन रोड में है। तो हम मम्मी का इंतजार कर रहे थे। तो बोला कि फर्स्ट गाड़ी में पिकअप है, उसी में मतलब भैया का बॉडी रखा गया है मतलब। तो हम मतलब वहाँ इशारा किए रोकने के लिए, तो वो लोग नहीं रोका। तो मतलब जान परिचय का था मतलब चौकीदार तो खड़ा था। वो बोला कि भाभी भैया का डेड बॉडी है, आप गाड़ी के पीछे आइए। तो हम अपना गाड़ी का वेट कर रहे थे। इसके बाद हम लोग मम्मी मेरे पास आधा घंटा आने में लगा मम्मी को। तो इसके बाद हम लोग गाड़ी उसका पीछा किए। तो महागमा कुछ वहाँ तो नहीं था। तो आगे इस मतलब उसको पहले आएगा मतलब उसके बाद उसको कहाँ रखा ये पता नहीं चला। पहले हम सदर अस्पताल गोड्डा पहले हम लोग पहुँच गए, जबकि उसको आधा घंटा 1 घंटा पहले निकाला था। तो हम लोग पहले जा करके पूछे तो मीडिया वाला बोला कि अभी तक भैया का डेड बॉडी नहीं आया। तो हम बोले कि मतलब क्या ये हो सकते हैं? तो हमको उतना यकीन नहीं था मतलब। तो हम बोले कि जब तक बॉडी नहीं देखेंगे तब तक हम नहीं मांग सकते हैं। तो इसके बाद मतलब डेड बॉडी आया मतलब फ्रेंड्स वाला पूछा इसी से। तो हम लोग बताए अपना जो सब स्थिति था बताए। इसके बाद वो लोग बोले कि मतलब ठीक है इंतजार करते। जब गाड़ी से उतरा तो हम पैर देखे तो हमको यकीन आ गया ये मेरा पति है। तो इसके बाद हम लोग बोले बहुत प्रयास किए देखने के लिए, लोग देखने दीजिए, लेकिन वो लोग देखने नहीं दिए। इसके बाद हम बोले कि मतलब कम से कम अभी तो देखने दीजिए मतलब। तो एक्सरा रूम में ले गए, वहाँ एक्सरा किया मतलब। इसके बाद फिर वहाँ से ही क्या मतलब मेरे पास से ही मतलब चल रहा था बॉडी, लेकिन हम लोगों को देखने नहीं दिया जाता था। इसके बाद पोस्टमार्टम शुरू हुआ। इसके बाद हम लोग के पास कागज आता है कि इस पे साइन कीजिए मतलब रिपोर्ट पोस्टमार्टम शुरू किया जाए। तो हम बोले कि सर जब तक पूरा बॉडी हम नहीं देखेंगे कैसे हम लोग साइन करेंगे? उसके साथ क्या हुआ है नहीं हुआ है वो तो हम लोग को देखने दीजिए। तो वो नहीं देखने दिए तो हम मतलब साइन के लिए इनकार किए। तो बाद में इसके बाद कुछ देर के बाद मेरी बड़ी बेटी का फोन आता है। तो बड़ी बेटी बोले कि मम्मी वहाँ कौन है? तो हम बोले कि तुम्हारा पापा कहाँ की बॉडी है? तो बोला कि बेटी की मतलब मम्मी पापा को जितना जल्दी हो सके मतलब लेके आएगी। तो हम बोले कि ठीक है। तो इसके बाद ये हम आपको बताए कि बड़ी बेटी का कॉल आ रहा था, तो वैसे बोल रही है तो मतलब क्या करें? तो बोला कि मतलब हम लोग ले जाएंगे। तो मम्मी साइन किया। इसके बाद हम लोग को डेड बॉडी सौंप दिया। इसके बाद हम लोग मतलब प्रशासन के माध्यम से ही मतलब ले चले मतलब। तो वहाँ पर देखे जब घर में देखे तो मतलब उसके पास मतलब बहुत जला हुआ निशान था, मतलब शॉर्ट सर्किट लगा दिया था जो आपको मतलब दिखा रहे हैं। और एकदम से वो आर्थिक नाकेबंदी के लिए मतलब वो ही कर रहे थे मतलब। तो अगर मतलब जो जिस जगह से अरेस्ट हुआ था उस जगह में ऐसा कोई चीज नहीं था उनके पास, कोई शो नहीं किया है, कोई शो नहीं किया था। तो वो तो वहाँ पर ही लगा हुआ था, कोई किसी बात सकता तो मोहनपुर थाना में रख सकता था, पुरैयाहाट में रख सकता था, गोड्डा में रख सकता था। रोजगार दिलाने के लिए मतलब वो
ये सब मतलब ये कर रहे थे आर्थिक नाकाबंदी जो एशियन से वगैरह मतलब मांग कर रहे थे, वो आज उठा रहे थे। तो जनता के बीच में वो अच्छी समय बिताते थे और मतलब जनता के हित में मतलब के माध्यम से आप जितना मतलब पहुंचा सकते हैं मेरा बात उतना पहुंचा करके हमको मतलब सीबीआई जांच की मांग करते हैं। सुरजा आस्था जी सुरजा अंसारी होते तो क्या होता? हमको लगता है मतलब अंसारी होते हैं मतलब हिंदू होते तो शायद मतलब इसका मतलब मर्डर नहीं होता। उसका इनकाउंटर तो बाद में शो कर दिया, लेकिन प्रशासन ने उनको टॉर्चर करके मतलब पहले उसका मर्डर करके मतलब 100 दे दिया है मतलब। जबकि 5 बजे जो बात हुआ था उस टाइम वो सिर्फ हमको बताई थी कि मेरे पास केवल आधार कार्ड है और जो इंजेक्शन है मतलब बस इतना ही है, इसके आगे उसके पास कुछ नहीं था। और जितना दिन हम लोग साथ में रहे उसके पास ऐसा कोई चीज हम नहीं देखे जो आप लोग को बताएंगे। वो निहत्ते मतलब किसी चीज को नहीं लेते थे, मतलब आम इंसान की तरह मतलब घर में रहते थे, बच्चों की पढ़ाई करते थे, मतलब साथ में अपना मतलब समय हम लोग बिताते थे। राज्य सरकार की जांच पर भरोसा है आपको या फिर उससे आगे जाना चाहेंगे? उससे मतलब भरोसा तो नहीं है, लेकिन हमको आगे की लड़ाई मतलब लड़ना है। आगे हम कोर्ट में जाएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, इसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे। अगर हाई कोर्ट से नहीं होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन अपना पति को न्याय दिलाते रहेंगे। फिर हो सकता है पुलिस आपको खोजना शुरू कर दे। ये तो हमको पता है कि मतलब खोजे, क्योंकि मतलब उसके साथ रह करके मतलब मेरा मतलब अरेस्ट वारंट निकालता है, मतलब हमको जेल भेज सकता है। तो दोबारा मेरे साथ भी ये हादसा हो सकता है। मेरे घर में मम्मी है और भैया सब है। आज मेरे साथ हुआ, मेरे हस्बैंड के साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है मतलब। तो ये सब हम नहीं चाहते कि मतलब और किसी का मतलब बेटा छिना जाए, मेरा पति मतलब ऐसे हो, वो हम नहीं चाहते। इसलिए मतलब हम आप लोग के माध्यम से ये कहते हैं कि हमको मतलब इंसाफ के लिए आप लोग इस बात का डर है आपको? हाँ, डर है हमको कि मतलब आगे दिन मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। क्या कुछ भी मतलब? मेरा भी मतलब जिस तरह से हंसता का मर्डर हुआ है उस तरह का मेरा भी हादसा हो सकता है, मर्डर हो सकता है। जब इनके साथ मतलब इतना सब कुछ करने के बाद ये लोग इसका मर्डर कर सकते हैं तो क्यों ना मैं तो उसकी मतलब इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रही हूँ, आगे तक बढ़ रही हूँ, तो मेरे साथ भी ये हो सकता है। एक पॉलिटिकल व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है, चर्चा हो रही है कि उसके इशारे पर क्या डाउट है आपको? ये सब तो मम्मी ये बता सकते हैं, मतलब उतना तक हम नहीं कभी सुने थे मतलब उसका मुंह से, लेकिन मतलब जितना हम ये आप लोगों के सामने रखती है मतलब कभी मतलब जितना भी क्षेत्र से आदमी आते थे सब मतलब अच्छे थे, लेकिन उतना मिलते जुलते थे और मम्मी सबसे मिलते जुलते थे। मतलब हमको मतलब सिर्फ घर और बच्चा तक ही मतलब हम सीमित थे। निशा जी आप बोलिए इस बात पर। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पूरा झारखंड राज्य जो है कभी रात में सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अगर कोई घटना घटती है, हत्या होती है, तो पुलिस प्रशासन जाने से डरती है। इसका साक्षात उदाहरण आप लोगों ने देखा भी था कि टाइगर पहुंच गए लेकिन प्रशासन नहीं पहुंची। माननीय विधायक पहुंचे थे जहां पे हत्या हुई थी, लेकिन प्रशासन पहुंच नहीं पाई। बोल दिया गया था कि हम लोग सुबह पहुंचेंगे। तो जब प्रशासन को इतना डर होता है किसी सुदूरवर्ती क्षेत्र में, जंगल एरिया में जाने में, तो इतनी रात को अगर आप कुख्यात अपराधी कह रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि इसे गैंगस्टर कह रहे हैं, तो रात को ले जाने का क्या तुक बनता है? ये तो प्रश्न चिन्ह बनता है। वो जो प्रशासन अपने तरफ से जो हवाला दे रहा है कि ये एनकाउंटर हुआ है भागने के दरमियान, लेकिन उनके ही मुख से ये दिख रहा है कि वो पूरी तरह से फर्जी है। और ये जो इनका जो डरना जायज है। सीबीआई जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि पूरी सरकार इसमें संलिप्त है। जिस तरीके से आपने पूछा, पंकज मिश्रा की बात करी, तो रूपा तीर की प्रकरण में भी आपने देखा था कि उनके पीछे कौन थे। रूपा तीर की प्रकरण में भी उनको बचाया किसने। और ये भी जो घटना घटी है, मैंने पहले भी बोला कि 2 महीने पहले ही पंकज मिश्रा का बयान आया था। ना ही वो पुलिस पदाधिकारी है, ना ही वो एसपी है, ना ही वो डीसी है, ना ही वो थाना प्रभारी है। इसके बावजूद इन लोगों के पास में इतना पावर किसके माध्यम से है? तो ये साक्षात दिख रहा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाहरी गुंडों को यहाँ पे वसूली के लिए, और हमारे जितने भी झारखंड के परिप्रेक्ष्य में विकास की बात करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो किसी पार्टी से बिलोंग करता हो, उनकी हत्याएं होना तय है। इस बात का डर तो मुझे भी सताता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बेबाकी से हमारी पार्टी के लोग और हम बात को रखते हैं, उस तरीके से लगातार हमें भी थ्रेट मिल रहा है।
तो ये तो लाजमी है कि ये अगर आज आवाज उठा रही है तो इनके ऊपर तो थ्रेट जो मिल रहा है, जो इनको आशंका है, ये लाजमी है और ये सरकार को घेरना तय है और हम लोग घेरेंगे, पूरी जनता घेरेगी और इस बार बर्दाश्त नहीं करेगी।